पॉइंट चल रहा था हमारा प्लॉट वाला। प्लॉट अच्छा, अब पहले कल वाली बात की रिवीजन सुन लें। दो चीजें आपने बनानी है। नंबर वन, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगी इनकम्स और एक्सपेंसेस। दूसरी चीज आपने बनानी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आएंगे एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट्स में से जब आप लायबिलिटीज माइनस कर देंगे तो उसका नाम होगा वेल्थ स्टेटमेंट। एसेट माइनस लायबिलिटीज, वेल्थ स्टेटमेंट। उंगली रखें वेल्थ स्टेटमेंट जहां बनी हुई है उसके ऊपर। वेल्थ स्टेटमेंट जहां एसेट्स आ रहे हैं माइनस लायबिलिटीज, सफे के ऊपर ऊपर वाली जो दरमियान में है, डेट इज वेल्थ स्टेटमेंट। वेल्थ की स्टेटमेंट, ऊपर हेडिंग भी दी हुई है वेल्थ स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ एक लाइन ऐड करनी है। 10,000 को सर्कल लगा के लिखें, सिर्फ एक लाइन ऐड करनी है, सिर्फ एक लाइन ऐड करनी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का नाम प्रॉफिट एंड लॉस नहीं रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस का नाम बन जाएगा वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। वेल्थ को रिकॉन्साइल कराने की स्टेटमेंट। ओके अच्छा जी, प्लॉट वाला था पेज नंबर हेड्स ऑफ इनकम आपने रिवाइज करके आने हैं मेरे भाई, ताकि अगले हफ्ते में न्यूमेरिकल्स हो सकें। पेज 284। एक पॉइंट हमने कल छोड़ा था, ही परचेज्ड अ न्यू प्लॉट एट ईएमई सोसाइटी फॉर टोटल वैल्यू ऑफ। चलें इस बात को पहले समझ लें। इसमें सवाल में पूरी तफसील नहीं दी हुई, मैं पूरी तफसील देके बात करने लगा हूं। आपने एक सोसाइटी में प्लॉट पसंद किया, तो सोसाइटी वालों ने कहा ये प्लॉट है 20 लाख का। पुलिस वाले आ गए, आज 1 दिसंबर है, आज 1 दिसंबर है। 1 दिसंबर से ईयर एंड तक कितने महीने बनते हैं? 7। एक वाले जाएं, उनको बस छोड़ें, उनको उनकी फिक्र ना किया करें आप। 1 दिसंबर से ईयर एंड तक कितने महीने बनते हैं? 7। अब क्या हुआ, 20 लाख का प्लॉट है, लाख लाख की किस्तें देनी है। 20 लाख का प्लॉट है, लाख लाख की किस्तें देनी है। आपने इस साल 7 किस्तें दे दी 7 लाख की। प्लॉट इतनी जल्दी नहीं मिल जाता, प्लॉट आपको पता है एंड पे मिलता है। अब जब प्लॉट एंड पे मिलता है तो वो जो 7 लाख की आपने किस्तें दी उसकी एंट्री क्या करेंगे? प्लॉट डेबिट कैश क्रेडिट। कोई पूछेगा प्लॉट किधर है, आप कहेंगे अभी मिला नहीं, उसकी एंट्री होगी, वो तो कल पढ़ ली थी ना इसलिए बोल रहे हैं। अच्छा, उसकी एंट्री होगी एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट। पढ़ें, ही परचेज्ड अ न्यू प्लॉट एट ईएमई सोसाइटी फॉर टोटल 20 लाख, पेबल इन 20 किस्तें। हमारे साल उसने 7 लाख की किस्तें पे की हैं अभी तक। तो हमारे साल अगर 7 लाख की किस्तें पे की हैं तो प्लॉट उसे मिल गया होगा। इतनी जल्दी सोसाइटी वाले प्लॉट नहीं देते। एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट, और इस एडवांस की नेचर होगी राइट टू रिसीव प्लॉट इन फ्यूचर। फ्यूचर में प्लॉट मिल जाना है, इसकी ये नेचर होगी, इसलिए ये एसेट साइड पे नजर आएगा। इट इज नॉट प्लॉट, इट इज द राइट टू रिसीव प्लॉट। ये 7 लाख देके आपके पास लीगल राइट बन गया। अब आप कोर्ट में जाके कह सकते हैं कि ये प्लॉट के 7 लाख मैं दे चुका हूं, मेरा लीगल राइट है इस प्लॉट के ऊपर। ओके, आपने यही एंट्री करनी है। एज्यूम करते हुए प्लॉट नहीं मिला। प्लॉट कहां मिलता है? इतनी थोड़ी किस्तें देकर तो नहीं प्लॉट मिलता। प्लॉट नहीं मिला। लेकिन अगर मैं एज्यूम करूं कि प्लॉट मिल गया है, एज्यूम करूं प्लॉट मिल गया है, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर अगर सवाल में लिखा हो कि 7 लाख की किस्तें देके प्लॉट भी मिल गया है लेकिन किस्तें अभी 7 लाख की दी हैं, तो फिर एंट्री होगी प्लॉट डेबिट। नहीं, एडवांस मैंने क्रिएट ही नहीं किया, क्रिएट ही ना करें बस। कैश क्रेडिट,
और बाकी को किस में डाल दें, पेबल में। कितना, 1300। मैंने ये एंट्री इसलिए करा दी, कहीं आप ये ना सोचें 2000 को इग्नोर क्यों करना है। 2000 को कंसीडर तब करना है जब एज्यूम करें प्लॉट मिल गया है। अगर मिला ही नहीं तो वो पैसे सिर्फ एक एडवांस की नेचर रखते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। प्लॉट को प्लॉट नहीं कहा जा सकता जब तक मिल ना जाए। तो ये एंट्री भी कल कर सकते थे, लेकिन ये एंट्री मैंने नहीं की थी, मैं इसी एंट्री पे रहा था। इसी चलाने, हाँ चला दो। जी, वेल स्टेटमेंट के कंटेंट्स क्या हैं? सेक्शन 116 एसेट्स लायबिलिटीज बताने होते हैं, वो हमने कल बताए थे। एसेट्स जो ट्रांसफर किए वो बताने होते हैं, कल भाई को एसेट ट्रांसफर किया था पेज 283। और हमने खर्चे बताने होते हैं, खर्चों में हमने बताए थे कि हाउस होल्ड के खर्चे कितने हैं। और हमने वेल्थ स्टेटमेंट के साथ वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट भी बनाई थी। वेल्थ स्टेटमेंट किस किस ने जमा करानी है? 3 लोगों ने। रिटर्न के साथ रेजिडेंट इंडिविजुअल ने जमा करानी है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनल टैक्स के साथ इंडिविजुअल ने जमा करानी है, और जो ईओपी के पार्टनर्स हैं उन्होंने जमा करवानी है। ओके, पेज 127। पेज 127 डेफिनेशंस बिजनेस। पढ़े में ढूंढ लो, नहीं है तो टाइप करा लो, पढ़े में ढूंढो, ये लफ्स लिख के ढूंढो। शेल बी प्रेजेंटेड एज, मिल जाएगा, मैंने आज सुबह इसी तरह ढूंढा। कोई लफ्स लिखो, नीचे नीचे जाके कंट्रोल एस्केप का बटन दबाओ। और सर वो ये हो जाएगा, इसके अलावा 38 का वो आई सेक्शन दो एथिक्स पेज 127 टूट गए। डेफिनेशन बिजनेस। बिजनेस इंक्लूड्स, बिजनेस में क्या शामिल है? एनी ट्रेड। ट्रेड का क्या मतलब है? हाँ, एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर। ट्रेड तो होता है खरीद के बेचना, मैन्युफैक्चर होता है बना के बेचना। प्रोफेशन वोकेशन, इससे मुराद होते हैं सर्विसेज, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स। प्रोफेशन वोकेशन से मुराद होता है सर्विसेज देना। बिजनेस इंक्लूड्स एनी एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन वोकेशन। तो एडवेंचर और कंसर्न को अंडरलाइन करके वन ऑफ एक्टिविटी, एक दफा की गई एक्टिविटी, वन ऑफ एक्टिविटी। सर आसिफ कहते हैं जी मेरे पास पैसे थे तो मैंने कहा क्या करूं, तो मैंने जनरेटर खरीद के बेच दिए 6-7। अब जब इन्होंने 6-7 जनरेटर खरीद के बेचे तो क्या ये इनका बिजनेस है? नो, ये एक दफा किया हुआ काम है, तो इसको बिजनेस में ही डालेंगे, क्योंकि किसी हेड में तो टैक्स मांगना ना इनसे, तो बिजनेस में ही टैक्स मांगेंगे। तो कई दफा कोई बंदा एक्टिविटी बहुत थोड़े टाइम के लिए करता है, एडवेंचर और कंसर्न, बस चखने के लिए,
वो भी बिजनेस है और उस पर भी जो प्रॉफिट आया टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स उस पर माफ नहीं होगा। बट डज नॉट इंक्लूड एम्प्लॉयमेंट। नौकरी जाहिर बात है बिजनेस नहीं है, ये तो सैलरी है। नौकरी बिजनेस कहां से आ गई? बिफोर स्टार्टिंग वी शुड नो सम बेसिक्स। बिजनेस चार्जेबल भी हो सकता है, माफ भी हो सकता है। आगे इनकम हम बिजनेस में कुछ खर्चे हैं, खर्चे अलाउड भी हो सकते हैं और नॉट अलाउड भी हो सकते हैं। नीचे डिस्टिंक्शन दी हुई है बिजनेस की नौकरी से। ये डिस्टिंक्शन इस दफा आई कि अपने अपनी किताब में डाली है, ये भी आपको समझ नहीं आएगी, थोड़ा चैप्टर पढ़ के किसी दिन वापस आके ये देख लेंगे। सेक्शन 18 इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस की मिसालें सुने जी। द फॉलोइंग इनकम्स अदर देन एग्जेम्प्ट इनकम, अदर देन एग्जेम्प्ट इनकम, एग्रीकल्चर वगैरह के अलावा की बात करने लगे। द फॉलोइंग इनकम्स अदर देन एग्जेम्प्ट इनकम एंड इनकम्स फॉलोइंग अंडर फाइनल टैक्स, डिविडेंड के अलावा की को बात करने लगे। द फॉलोइंग इनकम्स शैल बी चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। नंबर 1 प्रॉफिट ऑफ एनी बिजनेस, जो मर्जी कर लें, पापड़ बेचने से मर्सिडीज बेंज बेचने तक जो मर्जी बिजनेस कर लें। द प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस। एनी में ये भी आ जाता है, चाहे लीगल बिजनेस कर लें चाहे इलीगल कर लें। लीगल बिजनेस करेंगे उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। अब जो है वो आप अफगानिस्तान के बॉर्डर से कोई चीजें मंगवा रहे हैं गलत तरीके से, उससे जो प्रॉफिट आया उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। ये नहीं कि टैक्स माफ हो जाए। तो इफ यू डू अ लीगल बिजनेस तो भी टैक्स देना है, इफ यू डू एन इलीगल बिजनेस तो भी टैक्स देना है, टैक्स माफ नहीं होगा। चोर चोरी कर रहे हो, चलो तुम्हें टैक्स माफ, जाओ यार, ये हद होगी। द प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस carried on by a person at any time in the year. Only real ये आईकेप की किताब में डब्बा डला हुआ है, लॉ का हिस्सा नहीं है। Only real profits are taxable. जी फिक्स्ड एसेट्स के अंदर दो चीजें हैं, एक है रीवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का मतलब होता है आपकी लैंड पड़ी हुई है 50 पे, मार्केट में 70 की हो गई, आपने बैलेंस शीट में 70 की शो कर दी, इट इज रिवैल्यूएशन। बिकी नहीं बिकी, टैक्स वाले कहते हैं नॉट टैक्सेबल, हम इस पे टैक्स नहीं मांगेंगे। बिक के पैसे आ गए हैं या बिक सकती है महंगी, बिक सकती है महंगी। एक चीज है आप FR1 में पढ़ लेंगे, इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस, इम्पेयरमेंट लॉस से होता है कोई मार्केट में कंपेटिटर वगैरह आया तो अब आपको लग रहा है कि आपकी फ्यूचर की सेल वगैरह गिर जाएगी और आपके एसेट इतने पैसे दे नहीं सकेगा, ये एसेट डैमेज हो गया, उसका कोई नुकसान हो गया, अब एसेट की रिकवरेबल अमाउंट काफी कम हो गई। तो इम्पेयरमेंट लॉस नॉट एन एक्सपेंस। टैक्स वाले कहते हैं हमारी नजर में ये खर्चा नहीं है। बस इसके बिल मुकाबिल जब एसेट एक्चुअली बिकेगा तो वो हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे, वो गेन हम जरूर निकालेंगे। और इसके बिल मुकाबिल जब डेप्रीशिएट होगा एसेट तो वो वाला एक्सपेंस टैक्स वाले माइनस करने देंगे। बहरहाल टैक्स वालों की नजर में इन दो चीजों का तस्वुर नहीं है जो अकाउंटिंग की क्लास में पढ़ाई जाती हैं, इसलिए उसने क्या लिखा हुआ है, ओनली रियल गेन्स आर टैक्सेबल, इट इज नॉट रियल गेन। ये एक हवाई गेन है कि मेरी लैंड 50 की है, बाजार में 70 की हो गई है, 20 का गेन आ गया, ना ना ना, ये हवाई गेन है। तो इन दोनों ट्रांजैक्शन पे नो टैक्स कॉन्सिक्वेंस, इन दोनों के कोई टैक्स कॉन्सिक्वेंस, ना टैक्स रिवैल्यूएशन को ना टैक्स को एक्सपेंस मानते हैं। Okay. Only real profits are taxable. Therefore, gain arising on revaluation of fixed asset and investments. Investments भी revalue होती हैं।
शेयर खरीदे हो किसी कंपनी के, रीवैल्यू होती हैं। लेकिन अगर बेच दे इन्वेस्टमेंट्स, वो आपको पता है कैपिटल गेन में जाता है, खाली रीवैल्यू करने का गेन नहीं रिकॉर्ड होगा। फॉरेन करेंसी भी महंगी हो जाती है, करेंसी डॉलर आपके पास पड़े में घर में महंगे होते जा रहे हैं, कुछ नहीं करना आपने, इनका कोई टैक्स नहीं देना आपने इसमें, जब तक कि उनको बेच ना दें। सिमिलरली इंपेयरमेंट लॉस इज ऑल्सो इग्नोर्ड फॉर टैक्स पर्पसेस। बी, ठीक है, बी, इनकम ऑफ एनी ट्रेड और प्रोफेशनल एसोसिएशन फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स। प्रोफेशनल एसोसिएशन को लिखे आई कैप, मेंबर्स का मतलब लिखे सीए, सेल ऑफ बुक्स का मतलब लिखें सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स का मतलब लिखें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज का मतलब लिखें सेमिनार। जी, जब आप सीए कर लेंगे तो सीए करने के बाद आई कैप आपको कहेगा कि भाई आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर चाहिए नए वाले तो हमारे पास से आके ले लें। अब जाहिर बात है आई कैप आपको बेचेगा, मुफ्त में नहीं देगा। तो डेट इज सेल ऑफ गुड्स टू स्टूडेंट्स या टू मेंबर्स, टू मेंबर्स। इसी तरह टैक्स लॉ चेंज होगा, आई कैप की तरफ से आपको ईमेल आएगी टैक्स लॉ चेंज हो गया है, हम चाह रहे हैं कि आपको अपडेट कर दें। तो 2000 रुपया फीस है सेमिनार की, आप आए और आके सेमिनार अटेंड कर लें, तो आई कैप आपको सर्विसेज दे रहा है। ये सारे पैसे आई कैप की इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएंगे। वैसे तो आई कैप का बिजनेस आपको पता है ना, बच्चों से फीस लेना है, नहीं एक सब्जेक्ट की एक दफा, ऐसा ना कहें, वो आप गड़बड़ करते हैं। अच्छा जी, पॉइंट सी, एनी इनकम फ्रॉम किराए पे देना ऑफ टेंजेबल प्रॉपर्टी। भाई अगर टेंजेबल मूवेबल, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी किराए पे दी है वो तो प्रॉपर्टी के चैप्टर में गिरेगा। आपने लैंड किराए पे दे दी, बिल्डिंग किराए पे दे दी, वो तो इनकम प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर आपने मूवेबल प्रॉपर्टी किराए पे दी, दैट इज नॉट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, दैट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो मूवेबल प्रॉपर्टी का किराए पे देने की बेहतरीन मिसाल है आजकल वो जो रेंट अ कार का बिजनेस है, उसमें गाड़ी मूवेबल है, वो लोगों ने किराए पे दी हुई है, तो वो बिजनेस इनकम कमा रहे हैं। एनी इनकम फ्रॉम द किराए पे देना ऑफ टेंजेबल मूवेबल प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल गिवन, रेंट अ कार बिजनेस। जी, बिजनेस के कस्टमर से पैसे, बिजनेस के कस्टमर से पैसे फ्यूचर कस्टमर से भी पैसे आ सकते हैं, करंट कस्टमर से भी पैसे आ सकते हैं, और बिजनेस में पास्ट कस्टमर से भी पैसे आ सकते हैं। आपने दुकान शुरू की, सामान अभी रखा था, कस्टमर आया, मैं सामान लेके जाऊंगा, ये पैसे पकड़ लो, ये भी बिजनेस के हेड में ही क्लासिफाई होंगे। आपने दुकान बंद कर दी, कोई कस्टमर आया कि मैंने आपके पैसे मारे हुए थे, ये ले उधार मैं आपका वापस करने आया हूं, तो बिजनेस बंद होने के बाद भी पैसे आ सकते हैं। डी, द फेयर वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट, द फेयर वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट डिराइव्ड ड्यूरिंग अ पास्ट बिजनेस रिलेशन, पुराने बिजनेस से पैसे आ जाएं, डिराइव्ड ड्यूरिंग अ करंट प्रेजेंट बिजनेस रिलेशन, इस वक्त के बिजनेस से पैसे आ जाएं, और फ्यूचर बिजनेस रिलेशन, जिस मर्जी बिजनेस रिलेशन से पैसे आ जाएं, डेट इज योर इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये बात चली के चैप्टर में भी पढ़ी थी, पुराना एम्प्लॉयर भी पैसे दे सकता है, करंट एम्प्लॉयर भी दे सकता है, और फ्यूचर एम्प्लॉयर भी दे सकता है। ओके जी, एक बिजनेसमैन है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आज थोड़ी सी बातें हम थ्योरी की पढ़ेंगे, फिर आगे सारे न्यूमेरिकल टाइप चीजें हैं। एक बिजनेसमैन है, उस बिजनेसमैन ने लोन लिया, क्या एंट्री करेगा? कैश डेबिट, बाद में लोन बैंक ने उसे वेव कर दिया, माफ कर दिया, उसने माफ करा लिया मिन्नत करके, या बैंक ने उसे माफ कर दिया,
उसे अब लोन वापस नहीं करना। जी एंट्री बताएं। पेबल कैसे, बैंक ने माफ कर दिया। इनकम, इनकम, लोन डेबिट, इनकम क्रेडिट। अब ये इनकम कहाँ जाएगी? इट इज योर इनकम फ्रॉम बिजनेस। इसको भी आप बिजनेस में डालेंगे, अदर सोर्स में नहीं डालेंगे। ये भी आप खुशी होगी, खुशी बहुत बहुत होगी भाई, फरमाने बहुत होगी। मिसाल के तौर पे किसी ने आपको उधार दिया और बाद में उसने आगे कहा यार उधार वापस ना करना, योर बच्चे विल फील लाइक एनीथिंग एंड यू विल से ओ ऑसम, ग्रेट। हाँ जी, हाँ वो ठीक है। वो किसने किसने माफ किया है? हाँ उसने जाती कैपेसिटी में लोन लिया था, ठीक है फिर तो उसमें डाल दो। एम्प्लॉयर से लिया था, बस फिर जाती कैपेसिटी, फिर तो सोच में डाल दो। ओके जी, लोन माफ करना भी एक बेनिफिट है, वो भी इनकम में जाएगा। Explanation. The word benefit include any benefit from the maaf karna of interest on debt. Profit होता है इंटरेस्ट, कभी कभी इंटरेस्ट भी माफ कर देता है बैंक। इंटरेस्ट ऑन डेट और द डेट इटसेल्फ, ये पूरा लोन ही माफ कर दिया। दोनों चीजें फॉल करेंगी इसी में। ओके, मैनेजमेंट फी, आगे आ जाओ ना, आगे आगे बैठ जाओ आराम से आगे। मैनेजमेंट फी डिराइव्ड बाय मैनेजमेंट कंपनी। ये जो फंक्शंस वगैरह मैनेज करते हैं तो इन्होंने को मैनेजमेंट फीस आपसे ली। पॉइंट, मैनेजमेंट कंपनी असल में तो कुछ और होती है, वो आपके सिलेबस में भी है नहीं, इसलिए मैंने एक और ऐसी मिसाल दे दी अजीब सी। अच्छा जी, पॉइंट 2, बैंक के लिए इंटरेस्ट इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस है या अदर सोर्स है। हमने पढ़ा था इंटरेस्ट इनकम अदर सोर्स होती है, अदर सोर्स के चैप्टर में हमने पढ़ा था इंटरेस्ट इनकम अदर सोर्स है, रॉयल्टी अदर सोर्स है, और बहुत सी चीजें पढ़ी थी अदर सोर्स में। लेकिन बैंक के लिए इंटरेस्ट इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, क्योंकि बैंक का काम इंटरेस्ट इनकम कमाना है। एनी प्रॉफिट ऑन डेट, प्रॉफिट ऑन डेट का मतलब एनी इंटरेस्ट इनकम डिराइव्ड बाय अ पर्सन where the person's business is to derive such income, जहां बंदे का बिजनेस ही है इनकम डिराइव करना है। shall be chargeable another income from instead of income from other source. So the income of a bank is taxable as income from business and not income from other source. ओके, ये कंपनी की बैलेंस शीट है।
कंपनी की बैलेंस शीट में आपको इक्विटी नजर आ रही है, ब्लैक मार्कर, आपको इक्विटी नजर आ रही है और आपको लायबिलिटीज नजर आ रही हैं। आपको ठीक है, चलो दे दो। आपको इक्विटी नजर आ रही है और आपको लायबिलिटीज नजर आ रही है। इक्विटी में आपको नजर आ रहा है कैपिटल और लायबिलिटीज में आपको नजर आ रहा है लोन। जी, जिन लोगों ने आपको कैपिटल दिया है वो साल के एंड पे आपसे मांगेंगे डिविडेंड, और कंपनी को जिन लोगों ने लोन दिया है बैंक ने, वो साल के आखिर में डिविडेंड नहीं मांगेगा, वो फिक्स रेट पे क्या मांगेगा, इंटरेस्ट। तो इनको आप क्या देंगे? वी विल पे शेयर होल्डर्स डिविडेंड। हम शेयर होल्डर्स को क्या पे करेंगे? डिविडेंड। वी विल पे इंटरेस्ट टू बैंक। बैंक को हम क्या पे करेंगे? इंटरेस्ट। वी विल पे शेयर होल्डर्स, वी विल पे टू शेयर होल्डर्स, वी विल पे डिविडेंड। इस तरह इंग्लिश दोनों की सेम कर लें। वी विल पे, बोलें, डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स। कैपिटल प्रोवाइडर क्या मांगता है? डिविडेंड। और लोन प्रोवाइडर क्या मांगता है? अब अगर मैं प्रॉफिट ऑन डेट की डेफिनेशन पढ़ूं, प्रॉफिट ऑन डेट का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन लोन, तो व्हाट विल बी प्रॉफिट ऑन डेट? इज इट ए प्रॉफिट ऑन डेट और इट इज ऑल्सो प्रॉफिट ऑन डेट? इट इज प्रॉफिट ऑन डेट। इट इज नॉट प्रॉफिट ऑन डेट बिकॉज इट इज नॉट डेट, क्योंकि ये डेट नहीं है, ये लोन नहीं है, इट इज कैपिटल। मैं पहले पढ़ूंगा फिर आप नोट करेंगे। ये पॉइंट 2 का हिस्सा नहीं है। ये दो डेफिनेशंस आपने समझ लें चैप्टर 5 में डाल देनी है, घर जाके ना डालिएगा कोई मसला नहीं। ये चैप्टर 5 में से दो डेफिनेशंस उठा के यहां डाली गई हैं। ये चैप्टर 5 का हिस्सा है। दो डेफिनेशंस कौन कौन सी? प्रॉफिट ऑन डेट और नीचे एक और आ रही है, डेट। दो डेफिनेशंस हैं। इसमें पहले ही मैं पढ़ने लगा हूं। प्रॉफिट ऑन डेट, वेदर पेएबल और रिसीवेबल, वो ये जो इंटरेस्ट होगा हमारे लिए क्या होगा? पेएबल। और बैंक के लिए प्रॉफिट ऑन डेट वेदर पेएबल और रिसीवेबल मींस एनी प्रॉफिट एनी इंटरेस्ट। आगे छोड़ें जरा। हाउएवर रिटर्न ऑफ कैपिटल विल नॉट बी अ प्रॉफिट ऑन डेट। रिटर्न ऑफ कैपिटल को अंडरलाइन करें। रिटर्न ऑफ कैपिटल क्या होता है? डिविडेंड। अगर समझ आ गई है तो ये नोट करने की विशेष जरूरत नहीं है। जी, क्या चीज प्रॉफिट ऑन डेट है और क्या चीज प्रॉफिट ऑन डेट नहीं है? लोन पे दिया गया इंटरेस्ट और कैपिटल पे दिया गया इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट है ही नहीं, वो क्या है? डिविडेंड। ओके, चलें जी आगे पढ़ें। एनी प्रॉफिट एनी इंटरेस्ट, पॉइंट ही पढ़ रहा हूं मैं दोबारा। एनी प्रॉफिट एनी इंटरेस्ट पेएबल ड्यू टू अ डेट, पेएबल ड्यू टू अ डेट, डेट की वजह से, उधार की वजह से। एनी प्रॉफिट ऑन डेट पेएबल ड्यू टू अ डेट। However, return of capital will not be profit on debt. डिस्काउंट और प्रीमियम जो आपके सिलेबस में FR2 में है, अभी आपको ये बात समझ नहीं आएगी, इसलिए आपने सिर्फ इसको अल्फाज की हद तक याद करना है। यू आर नॉट कंसर्न विद व्हाट इज डिस्काउंट एंड व्हाट इज प्रीमियम एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज। ओके, एक साहब बैंक के पास लोन लेने गए और बैंक को जाके कहा मुझे फिलहाल लोन नहीं चाहिए, मुझे 6 महीने बाद लोन चाहिए, लेकिन मैं अभी इसलिए बताने आया हूं कि आप अरेंज करके रखो। जब मैं उस वक्त आऊं आप टाइम ना लगाओ, आप सिक्योरिटी वगैरह देख लो, आके मेरे दफ्तर चक्कर लगा लो,
मेरी क्रेडिट वर्दीनेस चेक कर लो, मैं लोन वापस लोगों को करता हूँ नहीं, मेरे बारे में जो पता करना है 6 महीने में पता कर लो, और छठे महीने जब मैं आऊँगा लोन लेके जाऊँगा। फिर छठे महीने के एंड के ऊपर आपको महसूस हुआ कि मुझे उधार की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप पहले दिन बैंक के पास गए थे 6 महीने पहले, तो उस वक्त बैंक ने आपसे कुछ सर्विस फीस मांगी थी, क्योंकि बैंक का टाइम लगा था आपकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करने पे, दाएं बाएं आपके बारे में लोगों से पूछना था। अब वो जो सर्विस फीस पे की है वो इंटरेस्ट तो नहीं है, वो तो आपने सिर्फ एक फीस पे की ताकि बैंक वाले आपको चेक कर लें कि आप लोन वापस भी करेंगे या नहीं, लेकिन वो फीस भी हमारे लॉ में इंटरेस्ट की डेफिनेशन में ही गिर जाएगी और इसे भी इंटरेस्ट का नाम ही देंगे, और ब्रॉडली इसका नाम होगा प्रॉफिट ऑन डेट, लेकिन वैसे ये इंटरेस्ट नहीं होता। पॉइंट बी, एनी सर्विस फीस ऑन अ डेट, एनी सर्विस फीस ऑन अ डेट, कोई भी सर्विस फी पे की या इंटरेस्ट पे किया, सर्विस फीस पे की, इंक्लूडिंग फीस पेड फॉर क्रेडिट फैसिलिटी नॉट यूटिलाइज्ड। क्रेडिट फैसिलिटी क्या होती है? लोन फैसिलिटी। नॉट यूटिलाइज का क्या मतलब है? फैसिलिटी ले ली थी कि लोन लूंगा, जब लोन लेने की बारी आई तो लोन लिया नहीं, लेकिन वो जो पैसे थे वो तो आपके डूब गए, तो वो जो पैसे डूबे वो आपका एक्सपेंस है, बिजनेस का नॉर्मल एक्सपेंस है, माइनस करने की इजाजत है। तो लोन लेने के लिए मेरे भाई जो भी आप पैसे दें, वो सारे के सारे यहां क्लासिफाई करेंगे, चाहे इंटरेस्ट हो चाहे सर्विस फीस हो। तो पॉइंट ए की हेडिंग इंटरेस्ट दे दी, पॉइंट बी की हेडिंग सर्विस फी दे दी। ओके, नाउ बैलेंस शीट में नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज में नजर आ रहा था लोन, और करंट लाइबिलिटीज में नजर आ रहा था क्रेडिटर और रेंट पेएबल और बैंक ओवरड्राफ्ट। सवाल किसी ने पूछा व्हाट इज डेट, तो लॉ मेकर ने कहा ये सारा डेट ही तो है, और क्या है, ये सारा उधार ही तो है, सारा का सारा उधार है। बल्कि कई दफा क्रेडिटर भी लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट मांग लेता है, कई दफा मालिक मकान जालिम हो तो वो भी लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट मांग लेता है। बैंक तो ओवरड्रॉन पे इंटरेस्ट मांगता ही है, बैंक तो ओवरड्रॉन पे इंटरेस्ट मांगता ही है। तो डेट की डेफिनेशन ब्रॉड है। आपके जहन में था डेट से मुराद लोन है, कहते नहीं, डेट से मुराद जो भी उधार है वो सारा का सारा। डेट मींस एनी अमाउंट, बस बात ही खत्म हो गई, एनी अमाउंट। Debt means any amount owing, owing का मतलब payable. Debt means any amount payable including, including का क्या मतलब है? यही इसकी मिसालें हैं या ये भी इसकी मिसालें हैं? हाँ, ये भी। means लिखा होता तो मतलब होता ये ही इसकी मिसालें हैं, अभी means लिखा हुआ है या including लिखा हुआ है? Debt means any amount owing, कोई भी पैसे जो आपने देने हैं। Debt means any amount owing including accounts payable, including any amount showing under promissory notes, bills of exchange। ये promissory note, bill of exchange पढ़े होंगे आपने शायद लॉ में, ये क्रेडिटर्स को पक्का करने के लिए नोट इशू किया जाता है। एंड डिवेंचर, डिवेंचर भी लोन होता है, इसकी डेफिनेशन हमारे सिलेबस में नहीं है डिवेंचर की। तो उधार की एक ब्रॉड डेफिनेशन है, उधार की एक ब्रॉड डेफिनेशन है। ओके, जी
लेसर, लेसी, लेसर एंड लेसी. Lessor is a bank, maybe leasing company. Lessee is client, customer. He is service provider. He is service buyer. Example given, Dollens. So Dollens need a machine on lease. डॉलेंस को एक मशीन चाहिए उधार के ऊपर, लीज के ऊपर. डॉलेंस विल अप्रोच टू बैंक. डॉलेंस बैंक को कहेगा कि मशीन 15 करोड़ की है, मैं नहीं खरीद सकता. तो बैंक 15 करोड़ की मशीन खरीद लेगा और 15 करोड़ की मशीन खरीद कर डॉलेंस को दे देगा. और डॉलेंस को कहेगा तुम मुझे हर साल करोड़ करोड़ रुपया देते रहो. किराए की मद में, किराए की मद में हर साल करोड़ करोड़ रुपया देते रहो या 50-50 लाख देते रहो. तो लेसर क्या करता है? ही विल बोले बाय मशीन. किसके लिए? फॉर लेसी. लेसी के लिए मशीन बाय करता है. ही विल बाय मशीन फॉर लेसी एंड will hand over to lessee. lessee को हैंड ओवर कर देगा. It will, ये इंडिविजुअल तो नहीं होता ना, कंपनी होती है. It will receive rental. ये क्या रिसीव करेगा? रेंटल. It will पे रेंटल. ठीक है. ऑन यूजिंग मशीन. मशीन यूज करने पे क्या पे करेगा? रेंटल. मशीन की ओनरशिप किसके नाम होगी? बैंक के नाम. ओनरशिप क्यों बैंक के नाम होगी? ताकि ये किराया लेके भाग ना जाए, किराया में डिफॉल्ट ना कर दे. ओनरशिप बैंक के नाम होगी, लेकिन यूज कौन करेगा? लेसी. तो ये तकरीबन रेंट एग्रीमेंट ही होता है कि चीज खरीद ली बैंक ने और किराए पे किसको दे दी? लेसी को. अब हम इनकम्स की मिसालें पढ़ें या एक्सपेंसेस की? हम इनकम्स की मिसालें पढ़ें. हमारे सेक्शन की हेडिंग है इनकम फ्रॉम बिजनेस. हम पिछले सफे पे हमारे सेक्शन की हेडिंग है इनकम फ्रॉम बिजनेस. हम इनकम्स की मिसालें पढ़े हैं. जब इनकम्स की मिसालें पढ़े हैं तो लेसर की बात करेंगे, चंद दिनों में एक्सपेंसेस की मिसालें पढ़ेंगे, फिर लेसी की बात करेंगे. आप बता दें लेसर की किताबों में क्या इनकम है? रेंटल. लेसर की किताबों में क्या इनकम है और लेसी की किताबों में क्या एक्सपेंस है? ओके. टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस. टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस जी. ए बी. रिकॉर्ड कौन सी इनकम? रेंटल इनकम. रिकॉर्ड रेंटल इनकम. ये आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है. रिकॉर्ड रेंटल इनकम एंड डेप्रीशिएट द एसेट. एसेट को डेप्रीशिएट करें. एंड व्हाट द लेसी विल से? ही विल रिकॉर्ड रेंट एक्सपेंस. ही विल रिकॉर्ड रेंट एक्सपेंस. लेसी क्या रिकॉर्ड करेगा? रेंट एक्सपेंस. चलें जी. ये टेबल आज के बाद, ये जो मैंने डायग्राम बनाई है, आज के बाद बहुत ज्यादा यूज होगी, बार बार यूज होगी. पहले सफे पे बना लें. सफा खाली है, बट डू नॉट टेक मोर देन 1 मिनट. जो लोग लीज पढ़े हैं FR2 में, वो लीज की अकाउंटिंग वाली ट्रीटमेंट भूल जाएं. ये टैक्स वालों की ट्रीटमेंट बताई जा रही है.
जी हरी आप। Okay. These are the tax rules. These are the tax rules. टैक्स वाले क्या कहते हैं? लेसर का एसेट है, उसने किस पे दे दिया? किराए पर, उसको आ रहा है किराया, और इसके साथ वो क्या करे? एसेट को डेप्रिशिएट। ये टैक्स वाले कहते हैं। ओके अकाउंटिंग रूल्स। जी किसके रूल्स? अकाउंटिंग रूल्स। अकाउंटिंग रूल्स सिर्फ लेसी के हमारे सिलेबस में है। अकाउंटिंग रूल्स लेसर के हमारे सिलेबस में नहीं है। अकाउंटिंग रूल्स क्या कहते हैं कि लेसी ये तुम्हारा एसेट है। ओ तेरी खैर, लेसी कहते हैं मेरा एसेट है। हाँ ये तुम्हारा एसेट है, ये तुम करोड़ करोड़ किराया दे रहे हो ना हर महीने हर साल, ये करते 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 एक दिन मुझे लगता है तुमने आखिर में खरीद लेना है इसको। तो लेसी ये तुम्हारा एसेट है और तुम ये किराया नहीं दे रहे, तुम ये किराया नहीं दे रहे बल्कि तुम ऐसा ऐसा पैसे दे के एसेट खरीद रहे हो। अकाउंटिंग वाले कहते हैं लेसी एहसास कर ये तेरा एसेट है। टैक्स वाले कहते हैं नहीं ये सिर्फ किराया दे रहा है। ओके नेक्स्ट। भाई अकाउंटिंग और टैक्स वालों में अभी तक बहुत से इख्तलाफ हमने पढ़े हैं ना। अकाउंटिंग की क्लास में आप शेयर बेचें तो 10 रुपए का गेन आया तो टीचर कहते हैं 10 रुपए अदर इनकम में शो कर दो। टैक्स की क्लास में कहते हैं नहीं, होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा है, 10 रुपए शो ना करो, 10 मल्टीप्लाइड बाय 75% शो करो। अकाउंटिंग की क्लास में कोई एसेट बिके लॉस आया, सर कहते हैं लॉस को माइनस कर दो। टैक्स की क्लास में कहते हैं ज्वेलरी का लॉस माइनस ना करो। तो अकाउंटिंग और टैक्स रूल्स में इख्तलाफ बहुत पढ़ लिया हुआ है हमने। अकाउंटिंग वाले कहते हैं लोन को बैलेंस शीट में शो करो, टैक्स वाले कहते हैं अगर लोन आपने जो है वो किसी से लिया है कैश में तो अदर सोर्स का चैप्टर कहता है इनकम में शो करो। तो अकाउंटिंग और टैक्स में बहुत इख्तलाफ होते हैं, काफी सारे हमने पढ़ लिए हैं। अच्छा एक आज इख्तलाफ पढ़ने लगे हैं, जब लीज को देखा जाता है, लीज एग्रीमेंट को देखा जाता है तो लीज एग्रीमेंट को टैक्स वाले इस नजर से देखते हैं। अकाउंटिंग वाले कहते हैं लेसी झूठ बोल रहा है, ये लेसी ये बड़ा तेज है, इसका ये एसेट है। लेसी ने कहा मैंने तो पैसे ही नहीं दिए, मैं तो पैसे आहिस्ता आहिस्ता दे रहा हूं, मैंने तो पैसे ही नहीं दिए।
कहते हैं इसका मतलब है ये तुम्हारी लाइबिलिटी भी है, पैसे देना लाइबिलिटी है तुम्हारी, पैसे देना लाइबिलिटी है। क्योंकि जाहिर बात है अगर आप ऐसे डेबिट करेंगे, अकाउंटिंग एंट्रीज मैं नहीं करा सकता ना, हमारे सिलेबस में नहीं है, अगर आप ऐसे डेबिट करेंगे तो पैसे तो दिए नहीं, तो क्रेडिट कैसे करना पड़ेगा? लीज लाइबिलिटी। जो लीज पढ़े हैं वो यहाँ राइट ऑफ यूज और लीज लाइबिलिटी का पता नहीं क्या लिखते हैं, उनको छोड़ें। और फिर अकाउंटिंग वाले कहते हैं कि जी क्योंकि ये आपका एसेट है तो इसको डेप्रिशिएट करो। हालांकि टैक्स वाले लेसर को डेप्रिशिएट करवा के दे रहे हैं, अकाउंटिंग वाले कहते हैं इसको डेप्रिशिएट करो और साथ साथ लाइबिलिटी के ऊपर आप आहिस्ता आहिस्ता पेमेंट कर रहे हो। हाँ लाइबिलिटी 10, 15, 20 सालों में पे करनी है, तो फिर लाइबिलिटी में लेट पेमेंट पे क्या पे कर रहे हो? इंटरेस्ट पे कर रहे हो। अब अकाउंटिंग वाले अपने प्रॉफिट एंड लॉस में ये शो करते हैं और टैक्स वाले कहते हैं नहीं, हम डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग वाले कहते हैं हमारी नजर में डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट एक्सपेंस है, टैक्स वाले कहते हैं नहीं ये नॉट अलाउड है। टैक्स वाले कहते हैं हम इसको नहीं मानते, नॉट अलाउड। इसकी जगह हम आपको क्या अलाउ करेंगे, क्या माइनस करने देंगे? बोले बोले बोले, रेंट एक्सपेंस। तो एक ही ट्रांजैक्शन को देखने के दो एंगल्स हैं, अकाउंटिंग वालों की नजर में और टैक्स वालों की नजर में। क्लियर? और बहुत सिंपल है, कोई एसेट आपने किराए पे लिया, टैक्स वाले कहते हैं बस किराया, वो रेंट। कोई एसेट आपने किराए पे लिया, अकाउंटिंग वाले कहते हैं नहीं 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 ये देखो जरा एग्रीमेंट पढ़ो, ये किराया नहीं लग रहा हमें, ये लीज का जो लफ्ज है ना बड़ा खतरनाक है, ये किराया नहीं है, ये शायद ऐसा हो रहा है कि आप एसेट के पैसे आहिस्ता आहिस्ता पे कर रहे हैं, एसेट अभी बना लें, लाइबिलिटी भी अभी बना लें, एसेट को भी डेप्रिशिएट करने जाए, लाइबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता पे करने की वजह से क्या पे करें? इंटरेस्ट पे करें। तो न्यूमेरिकल्स में हम अकाउंटिंग रूल्स को रिवर्स किया करेंगे और टैक्स वाले रूल्स को रिकॉर्ड किया करेंगे। अकाउंटिंग वाले रूल्स को रिवर्स और टैक्स वाले रूल्स को रिकॉर्ड। तो ये अकाउंटिंग रूल है। ये हमने किसकी आंख से देखा है चीज को? और ये हमने किसकी आंख से देखा है चीज को? ओह नीचे क्यों बन गए? ये किसकी आंख से देखा है? अकाउंटिंग वालों की आंख से। जी भाई ये किस चीज की किताब है, किस सब्जेक्ट की किताब है? टैक्स की किताब है। अब ये टैक्स की किताब में से, ये टैक्स की किताब में से किसके रूल मिलने चाहिए? इस किताब में ये वाले रूल्स नहीं लिखे होंगे क्योंकि ये किनके रूल्स हैं? इस किताब से कौन से रूल्स मिलने चाहिए? क्या क्या पढ़ा है हमने? ये तीनों बातें मादरत के साथ, बट ये तीनों बातें मैं पूरी किताब में से ढूंढ के जहां जहां लिखी हुई हैं आपको आज ही पढ़ाने लगा हूं। ये तीनों बातें जहां जहां लिखी हुई हैं, तो जहां जहां लिखी हुई, थोड़ा आगे पीछे जाना पड़ेगा
जहां जहां ये तीनों बातें लिखी हुई हैं एक ही दफा पढ़ लें ताकि बिग पिक्चर आज ही सामने आ जाए। बार बार फिर छोटी छोटी बात के साथ पूरी डायग्राम बनानी पड़ेगी, वो उस वक्त ज्यादा मसला होगा। ओके, अकाउंटिंग रूल भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, अकाउंटिंग रूल भूल जाएं। टैक्स वालों के रूल बताएं सादा से। डॉलेंस को मशीन की जरूरत पड़ी, डॉलेंस के पास पैसे, किसके पास गए? बैंक को क्या कहा? तुम मशीन, बैंक ने खरीद ली, बैंक ने खरीद के डॉलेंस को किस पे दे दी? किराए पे। किराया रिसीव कर रहे होंगे डॉलेंस वाले, सॉरी लेसर बैंक, और हम किराया पे कर रहे होंगे। और एसेट किसकी किताबों में रहेगा? टैक्स वालों की नजर में, लेसर की नजर में। और डेप्रिशिएट भी कौन करेगा? लेसर। पढ़ें जी। और मैं आपको साथ साथ लिंक भी करवाता रहूंगा। पेज 128। ये बनेगा सेक्शन 18, हम पढ़े ना, सेक्शन 18 का 3, सेक्शन 18 का 3। वेयर अ लेसर इज अ शेड्यूल्ड बैंक, देखें लिंकिंग बाद में कर लीजिएगा, पहले पढ़। वेयर अ लेसर इज अ शेड्यूल्ड बैंक और अ लीजिंग कंपनी एंड दे हैव लीज्ड आउट एनी एसेट, पेज 128 का टॉप। अमाउंट पेड बाय लेसी टू लेसर, अमाउंट को अंडरलाइन करके लिखे रेंटल। रेंटल पेड बाय लेसी टू लेसर शेल बी ट्रीटेड एज, ऊपर देखें सारे, रेंटल पेड बाय लेसी टू लेसर शेल बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम ऑफ लेसर। Where a lessor, being a scheduled bank, has leased out any machinery to lessee, the rent paid by lessee to lessor shall be treated as income from business of lessor। ये किसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी? लेसर की। अब लेसर ने क्या करना है? इसको डेप्रिशिएट करना है, क्योंकि हम कह रहे हैं एसेट लेसर का है, इसलिए वो किराया बस दे रहे हैं, लेसर का एसेट है, डेप्रिशिएट करना है। डेप्रिसिएशन के सेक्शन में आए, पेज 132, 131, 131 पे सेक्शन का नाम बताएं। डेप्रिसिएशन, नाम, नंबर नहीं, नाम। डेप्रिसिएशन नंबर 22, पेज 132 पे आए, पेज 133 पे, माजरत, पेज 133 पे आकर पॉइंट सी, अगर इसका पूरा लिंक मैं बनाऊं ना, वो बनेगा सेक्शन 22 के 13 है, पिछले सफे से देखें 13 है, 13 का सी, सेक्शन 22 के 13 का सी, 22 के 13 का सी पढ़ें। वेट लिंकिंग करवा देंगे, कुछ खेती नहीं, वो 10 मिनट पढ़े, खुला टाइम है। एन एसेट ओन्ड बाय अ लीजिंग कंपनी, सारे देखें इधर, एन एसेट ओन्ड बाय अ लीजिंग कंपनी एंड लीज टू अनदर पर्सन के ऊपर लिखें लेसी। एन एसेट ओन्ड बाय अ एंड लीज टू अनदर पर्सन is assumed as used in, किसके बिजनेस में यूज हो रहा है? एज्यूम कर रहे हैं लेसर के बिजनेस में यूज हो रहा है, हालांकि हकीकत में किसके बिजनेस में यूज हो रहा है? बस अजम्पशन ले रहे हैं। डेप्रिसिएशन अलाउड टू अ लीजिंग कंपनी शेल बी डिडक्टेड ओनली अगेंस्ट, देखें, डेप्रिसिएशन शेल बी डिडक्टेड फ्रॉम द रेंटल इनकम। आ रही होगी, आपको पता है डेप्रिसिएशन माइनस हो रही होगी, तो बोले डेप्रिसिएशन शेल बी माइनस अगेंस्ट द रेंटल इनकम। तो ये अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस कैसे निकालेगा? रेंटल इनकम माइनस डेप्रिसिएशन। ओके, आपको अदर सोर्स के चैप्टर में बताया था डेप्रिसिएशन के 2 नाम है। गुड, 1-2 को याद है। इनिशियल अलाउंस, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इनिशियल अलाउंस किन एसेट्स पे मिलता है। कभी कभी हुकूमत खुश होकर कहती है 2 दफा डेप्रिशिएट कर लो,
एक डेप्रिसिएशन का नाम डेप्रिसिएशन, दूसरी का नाम इनिशियल अलाउंस। किन एसेट्स पे मिलेगा इनिशियल अलाउंस वो बाद में पढ़ेंगे। इनिशियल अलाउंस का सेक्शन खोलें, सेक्शन 23, सेक्शन 23 इसी सफे पे रहे, सेक्शन 23 में आगे आए, आगे आके पॉइंट नंबर 4, डेप्रिसिएशन, डेप्रिशिएट एसेट, डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम इनिशियल अलाउंस। बस छोड़ें अभी वो इनिशियल अलाउंस क्या होता है, लेकिन इंग्लिश पढ़ लें। पॉइंट 4, पेज 134.4, द डिडक्शन अलाउड टू अ लीजिंग कंपनी और अ बैंक। देखें ये एक डेप्रिसिएशन डिडक्शन है या इनकम है, खर्चा है या इनकम है। द डिडक्शन अलाउड टू अ लीजिंग कंपनी और अ बैंक शेल बी डिडक्टेड ओनली अगेन, द डिडक्शन की जगह लिख लें इनिशियल अलाउंस अलाउड, डिडक्शन का नाम लिख लें इनिशियल अलाउंस। पेज 134 सफे का मिड, पॉइंट नंबर 3, द डिडक्शन अलाउड, डिडक्शन अलाउड की जगह लिख लें इनिशियल अलाउंस अलाउड, डिडक्शन को बेशक काट दें। द इनिशियल अलाउंस अलाउड, द इनिशियल अलाउंस अलाउड टू अ लीजिंग कंपनी शेल बी डिडक्टेड ओनली अगेंस्ट, बोले लीज रेंटल इनकम। ओके, अब बता दें टैक्स वालों की नजर में लेसर का प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनेगा। किराया आया माइनस, बोले माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का एक और नाम भी है माइनस इनिशियल अलाउंस। इट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस, इसमें से ये दो माइनस करने की इजाजत है। फॉर लेसर डेप्रिसिएशन एंड इनिशियल अलाउंस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम रेंटल इनकम। डेप्रिसिएशन इनिशियल अलाउंस कहां से माइनस कर दिया जाएगा, रेंटल इनकम में से माइनस कर दिया जाएगा। ओके, ये वाली बात हमने इनिशियल अलाउंस वाली कहां पढ़ी है, सेक्शन 23 का 4। दोबारा देख लें आखिरी दफा, मैं ये तीनों की इंग्लिश आपको जुबानी बताने लगा हूं। वेयर अ लेसर बीइंग अ शेड्यूल्ड बैंक हैज लीज्ड आउट एन एसेट टू अनदर पर्सन, the amount received from lessee in respect of rental will be lessor's income from business. Where a lessor has leased out any asset to lessee, it will be assumed that it is used in lesser business. आप ये सारी बातें ना एक सफे पे लिख लीजिएगा घर जाके, ये लॉ में मुख्तलिफ जगहों पे लिखी ना, एक सफे पे लिख लीजिएगा ताकि याद भी हो जाए। Where an asset is used by lessor in his business, it will be assumed that it is used in his business. The lessor will be allowed a depreciation to be deducted from rental income. Lessor will also be allowed an initial allowance to be deducted from rental income. Clear? अब लेसर की बातें खत्म होगी। लेसर की इनकम की साइड की बात हमने दूसरे सफे पे कर ली और एक्सपेंसेस की साइड की बात इन सफों पे कर ली। अब कौन रह गया, लेसी। लेसी के लिए क्या एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन या रेंट, ये पढ़ लें। मादरत आज थोड़ी सी सैर करनी पड़ी। पेज 144, सेक्शन 28 का 1 का बी, सेक्शन 28 का 1 का बी जी, पेज 144, सेक्शन 28, आ डिडक्शन शेल बी अलाउड। डिडक्शन क्या होता है, खर्चा या इनकम। A deduction shall be allowed for a tax year for assume books of, assume करते हैं books of dollars है, lease rental paid by person, person से मेरा dollars, lease rental paid by dollars to a bank or leasing for asset machine, for machine used in बिजनेस, जो मशीन आप बिजनेस में यूज करें जी। इस सेक्शन में पहली लाइन पढ़ें, आ डिडक्शन शैल बी अलाउड।
तो बताएं ये खर्चे की बात कर रहे हैं या इनकम की? लेकिन किसके लिए बात कर रहे हैं? A deduction shall be allowed in a tax year for rental paid. रेंटल पे कौन करता है? लेसी. रेंटल पेड बाय पर्सन, पर्सन से मुराद डॉलेंस, डॉलेंस से मुराद लेसी. लिखें, फॉर रेंटल पेड बाय लेसी टू अ फॉर मशीन यूज्ड इन बिजनेस. जो ये मशीन किसमें यूज करे? 28 के 1 का बी. अकाउंटिंग वाली साइड छोड़ें, ये मेरी नजर में फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है जब तक हम न्यूमेरिकल स्टार्ट ना करें. टैक्स वाली साइड पक्की करें. बैंक ने एक एसेट खरीदा, खरीद के डॉलेंस को दे दिया. किसके नाम रहेगा एसेट? बैंक के नाम रहेगा. किराया कौन लेगा? उस किराए में से माइनस क्या करने की जरूरत होगी? 2 डेप्रिसिएशंस. कितनी डेप्रिसिएशंस? 2 डेप्रिसिएशन. ये सारे पॉइंट्स को आपने 2-2, 3-3 दफा जाके पढ़ना है. बल्कि मैंने कहा इन 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स को एक सफे पे इकट्ठा करके आपने लिख लेना है. ओके. दूसरी बात, अब अगर ये किराया रिसीव कर रहा है तो ये पे कर रहा है, तो इसके लिए ये क्या बन जाएगा? एक्सपेंस बन जाएगा. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को छोड़ें, नोट करें रेफरेंसिंग. जी कितने लोग इसी टेबल के नीचे ये चारों सेक्शन लिख लेंगे घर जाके? हाथ खड़ा करें. इसी टेबल के नीचे ये चारों लिख लीजिएगा ताकि पूरी पिक्चर आपके सामने आ जाए. या खूबसूरत सा करके एक नया सफा बना के स्टेपल करके किताब में लगा लीजिएगा. हाँ, अब टेस्ट में आपका सैलरी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स ऑफ प्रॉपर्टी होगा और सेक्शन 114 चैप्टर 15 में से. जरूर टेस्ट दीजिएगा, सैलरी को रिवाइज कर लें, फिर आगे टाइम नहीं मिलना.